हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं क्लास 6 का चैप्टर 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया लेसन आपको पढ़ाऊंगी। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अशोक जो एक अनोखा सम्राट था, जो मौर्य वंश का शासक था, इसने युद्ध का त्याग किया था। इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक कहानी है, एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने युद्ध का त्याग क्यों किया था। ठीक है, यह बहुत लोकप्रिय शासक था। रौनक के रुपए। अब जो रौनक है उसके रुपए के बारे में हम पढ़ेंगे। जन्मदिन पर रौनक को दादाजी ने सड़क कड़क नोट मिले दादाजी से। अब जो रौनक था उसे उसके जन्मदिन वाले दिन कड़क कड़क नोट मिले थे। ठीक है, उसके दादाजी ने उसे दिए थे। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का मन था, लेकिन साथ ही बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। अब जो रौनक थी उसे कैसेट खरीदना था ना, इसीलिए वो जो कड़क नोट थी वो अपने हाथ ही में ली हुई थी। उसे उसने अपने बैग में या बॉक्स में या कहीं अलमारी में कहीं रखा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कड़क नोट कैसी होती है उसे देखना चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे कहीं रखा नहीं। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना है और बाईं तरफ छोटे से शेर का चिन्हित था। उसने सोचा, आखिर ये शेर क्यों बना हुआ है? अब देखिए, तभी उसने नोट देखा तो उसके दाईं तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना था। ठीक है, नोट की दाईं तरफ गांधी जी का चेहरा बना था और बाईं तरफ छोटे से शेर बना हुआ था। ठीक है, तो अब रौनक जो थी वो सोचने लगी, आखिर ये शेर क्यों बना हुआ है इस पे नोट पे। ठीक है, यह प्रश्न रौनक के मन में उठा। एक बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। एक बड़ा राज्य जिसे हम साम्राज्य कहेंगे, वो इस समय ही हुआ। ठीक है, हम जिन शेरों को के चित्र के रूप में पैसे रुपए पे देखते हैं, उनका लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, हम जो अपने नोटों पे या सिक्कों पे जो शेर के चिन्ह देखते हैं, शेर का फोटो देखते हैं, वो उसका भी एक लंबा इतिहास है, समझे ना। उन्हें पत्थरों पे काटकर बनाया गया था, फिर सारनाथ पे उन्हें स्थापित किया गया था विशाल स्तंभ पर, लंबे स्तंभ पर उसको स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 7 में पढ़ा और लेसन 7 में आपने इसमें पढ़ा ही होगा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए अभिलेख पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए। अब देखिए, इतिहास का महानतम राजा था में से एक था अशोक। ठीक है, उसी के निर्देश पर कई स्तंभ पत्थरों ऐसे कई स्तंभ बनाए गए और पत्थरों पे अभिलेख भी बनाए गए, जो जगह जगह पे हमें मिले हैं। इसके पहले कि यह जानने की इस अभिलेख में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश कीजिए कि जो राजा था उसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अब देखिए, इसके पहले कि हम लोग ये जानें कि अभिलेख क्या है, उसमें क्या लिखा था, तो उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। ठीक है, साम्राज्य क्यों कहा गया? क्योंकि
बहुत बड़ा राज्य था। तो कई राज्यों को मिला के एक साम्राज्य बना होगा। ठीक है। अशोक जिन साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। अब देखिए, जो अशोक का साम्राज्य था उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करके वहीं अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रतापी राजा थे और उनके मंत्री थे चाणक्य या कौटिल्य। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी चाणक्य अपना शासन स्थापित करने में। ठीक है। तो फिर चंद्रगुप्त के बाद प्रतापी राजा कौन बना? अशोक बने। क्योंकि चंद्रगुप्त के जो बेटे थे वो उतने प्रतापी नहीं थे, पर अशोक बहुत प्रतापी राजा थे। 2300 साल पहले इन्होंने इस वंश की स्थापना की। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। देखिए, चाणक्य और कौटिल्य दोनों नाम इनका था। ठीक है। ये जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे चाणक्य जो थे, इन्होंने ही चंद्रगुप्त की सहायता की थी, चंद्रगुप्त की मदद की थी अपना वंश स्थापित करने में, अपना साम्राज्य स्थापित करने में। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में मिलते हैं। अब जो चाणक्य हैं उनके विचार जो हैं राज्य के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, सब अर्थशास्त्र में नाम की किताब में मिलते हैं। अब देखिए, यही अशोक का स्तंभ है। ये जो आप देख रहे हैं, यही चित्र जो है, ये चारों तरफ शेर मुँह करके बैठा हुआ है। यही बना है सारनाथ के अशोक स्तंभ पे, और यही आपके नोट, सिक्के सभी पे बने हुए हैं। समझे? समझ में? और ये अशोक ने बनवाया था। ठीक है। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उनके बेटे बिंदुसार और उनका बेटा अशोक। ठीक है। तो वंश क्या है? जब एक वंश के या एक परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं। यानी जैसे पहले एक आदमी राजा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, तो इस प्रक्रिया को वंश कहा जाता है। एक ही वंश के कहा जाता है। ठीक है। तो जो मौर्य वंश था उसके 3 महत्वपूर्ण राजा थे शुरुआत के। ठीक है। तो कौन कौन थे वे? चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर उनका बेटा बिंदुसार था, ये भी महत्वपूर्ण शासक था। फिर उनका बेटा अशोक, बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है। ये महाप्रतापी और शूरवीर राजा था। अब इनके साम्राज्य में बहुत से नगर थे। अब जो इनका साम्राज्य था इसमें बहुत सारे नगर थे, कई राज्य मिला के इनका साम्राज्य बना था, तो उसमें बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बंदे हुए से दर्शाया गया। अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो आपका देखिए ये मैप में दर्शाया गया, देख रहे हैं? देखिए काले रंग के गोले से, यानी तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण जगह थी।
देखिए तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन ये महत्वपूर्ण नगर थे। तो बाकी जितने भी जगह है जहाँ रेड रेड बिंदु बना है, यहाँ से इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इतने जगह अशोक ने अभिलेख बनवाए थे। देखिए इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। देखिए साम्राज्य में जो राजधानी थी वही तीनों थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। अब जो तक्षशिला थी वो उत्तर और पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था, मतलब वो बाहर जाने का मार्ग था तक्षशिला से। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने का रास्ता था। अब देखिए उज्जैन जो था ये भी महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि ये उत्तर भारत से इन्हें दक्षिण भारत तक जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। ठीक है, शहर नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारियों और शिल्पकार रहा करते थे। अब जो ये नगर थे यहाँ पे शायद आपके व्यापारी रहते होंगे, सरकारी अधिकारी रहते होंगे, शिल्पकार रहते होंगे, ये सभी यहाँ रहते होंगे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक के गांव बसे थे। अब देखिए जो साम्राज्य जो है इसमें बहुत बड़े हिस्से में, बहुत बड़े से क्षेत्र में किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मतलब खाली शहरी इलाका नहीं था, गांव इलाका भी था उसमें। समझे आप? मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में जंगलों से भरा हुआ है। अब देखिए जो मध्य भारत है इसके ज़्यादातर इलाके जो हैं वो जंगल से भरे हुए हैं। इसके साम्राज्य में जंगल भी आते थे। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह, जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। अब ये आपका मौर्य वंश के साम्राज्य में जंगल पे भी इनका अधिकार था, और वहाँ जंगल में भी लोग रहते थे। वे फल फूल खाते थे, इकट्ठा करते थे, उसे खाते थे और जानवरों का शिकार करके उसे खाते थे और उसी से अपना जीविका चलाते थे, यानी उसी को बेच के अपना रोजी रोटी यानी काम करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न तरह से रहते थे। अब जो साम्राज्य था इसके अलग अलग इलाके थे और उसमें अलग अलग तरीके से लोग रहते थे। अब आप देखिए इधर क्या दिया, जिन जगहों पे अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दर्शाया गया है। अब देखिए जितने जगह अशोक के शिलालेख अभिलेख मिले हैं, ठीक है, वहाँ लाल बिंदु बनाया गया है और ये सारे इसके साम्राज्य के भीतर ही हैं। अब देखिए इतने जितने भी अभिलेख थे सब इसके साम्राज्य में ही थे। इतना बड़ा मतलब पूरे भारत पे मौर्य वंश का साम्राज्य था। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत से राज्य मौर्य साम्राज्य बाहर है। कौन से मौर्य साम्राज्य जो है वो बाहर से, भारत से बाहर है, ये भी बताना है। देखिए जैसे कंभाल, ये आपका ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये सब बाहर है, ठीक है। चंबक, कंधार, मनसरेरा, सहरगाड़ी, तक्षशिला ये सब भारत से बाहर है। और फिर है कलसी, टोपरा, बहादुरपुर दिल्ली में है, ये बहापुर, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोहरी, असराज, सारनाथ, कुज्जर, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची। देखिए सांची में स्तूप मिला था, ठीक है। उस स्तूप पे एक गेट जो था वो अशोक ने बनवाया था। पनगुरिया, गिरनार, सोपार, समिति, कलिंग, सन्नति, मस्की, येरागुंडी, ब्रह्मगिरी, ये सब जो है अशोक के अभिलेख मिले हुए स्थान हैं। उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख से प्राप्ति, देखिए क्या लिखा, अभिलेख यहीं से प्राप्त हुए हैं अशोक के।
वहाँ के देखिए भिन्न भिन्न लोग भी थे और वे अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे उनके साम्राज्य में। वे शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते होंगे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते होंगे। मतलब पूरे भारत में था ना, तो अब जहाँ जहाँ था वहाँ अलग अलग खान पीन, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग लोग रहते थे, भाषाएं बोलते थे, पहनावा अलग था और भोजन करने का तरीका भी अलग था। समझे? राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे भिन्न है? अब देखिए जो राज्य है वो साम्राज्य से भिन्न कैसे है? राज्य यानी एक आप स्टेट ले लीजिए, पर इनका जो साम्राज्य मतलब कई राज्यों को मिला के एक साम्राज्य होता है। पूरे भारतवर्ष पे इस वंश का, मौर्य वंश का नियंत्रण था, तो वो साम्राज्य ही निकल आएगा। अब हम इसी बारे में कैसे जानेंगे कि राज्य कैसे साम्राज्य से भिन्न है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों की तुलना में राजाओं में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। अब देखिए क्यों साम्राज्य बड़े राज्यों से बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अब बड़े हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी सेना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए। इसलिए सम्राट को राजाओं की तुलना में, अब जो सम्राट है उसे राजा की तुलना में अधिक संसाधन की ज़रूरत होती है। इसी कारण इन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की ज़रूरत होती है। अब देखिए, अब सम्राट संसाधन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए मूल्य ज़्यादा चाहिए। तो मूल्य कैसे उतरता था? कर के द्वारा। तो जो जनसंख्या थी, इसी कारण जो बड़ी संख्या में कर था वो कहाँ से इकट्ठा होता था? उसको इकट्ठा करने के लिए अधिकारी की ज़रूरत होती थी और वो जनता से लिया जाता था। वहाँ की साम्राज्य का प्रशासन अब देखिए साम्राज्य में कैसा प्रशासन था मौर्य वंश के, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वो बहुत बड़ा साम्राज्य था मौर्य वंश का, इसलिए वहाँ एक जैसी शासन व्यवस्था नहीं चलती होगी। अब आप ही सोचिए, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य, एक शासक जहाँ तक वो नियंत्रण कर सकता होगा वो वहाँ तक देखता होगा, उसके बाद वो अपने अधिकारियों को वहाँ रख देता होगा शासन के लिए, और वो अधिकारी समय समय पे आकर उनको अपडेट देते होंगे, उनको बताते होंगे कि ये सब आपके राज्य में ये चल रहा है, आपके राज्य में ये चल रहा है। इसी तरह इनकी शासन व्यवस्था चलती होगी। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। अब देखिए जो मौर्य वंश था वो बहुत बड़ा था, ठीक है, जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा था, तो इसलिए यहाँ अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। कुछ जगहों पे राजा करते होंगे, कुछ जगहों पे वो अपने आदमी रख करवाते होंगे। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब हुआ कि इस इलाके के गांव, शहर के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी नियुक्त करता था। अब देखिए जो पाटलिपुत्र थी उसके आसपास के जितने भी इलाके थे उस पर राजा अपना सीधा नियंत्रण रखता था, क्योंकि वहीं से वो राज्य करता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितना भी इलाका है गांव शहर का, ठीक है, किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी जितने भी हैं सबसे कर इकट्ठा करने का काम राजा स्वयं थोड़ी करता था, अधिकारी नियुक्ति की गई थी, वो अधिकारी करते थे कर इकट्ठा। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उनको सज़ा भी देते, अधिकारी उनको सज़ा भी देते थे। अब देखिए जो भी आदमी या व्यक्ति, जनता जो भी राजा के आदेशों का पालन नहीं करता था, राजा के आदेशों को काटता था,
तो उन्हें सज़ा यही अधिकारी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अब देखिए इसमें जो कई सारे अधिकारी जो हैं उन्हें सैलरी वेतन भी दिया जाता था, समझे। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा को जासूस अधिकारी के कार्यकलाप की पर नज़र रखते थे। अब देखिए संदेशवाहक से आपको पता चल ही गया कि मतलब संदेश देने का कार्य करने वाला, ठीक है। तो जो संदेशवाहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर घूमा करते थे। और जो राजा के जासूस भी थे, जो राज्य में चल रहा था चोरी छुपे उसकी जानकारी वे राजा को देते थे, ठीक है। तो वो जो जासूस अधिकारी थे, जो संदेशवाहक था, ये उनके काम पे नज़र रखता था, समझे। मतलब एक काम कर रहा है तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए भी एक आदमी रखा गया था। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज्य परिवार एवं विशिष्ट मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अब देखिए इन सब के ऊपर कौन था? राजा था, ठीक है। सभी अधिकारी और संदेशवाहक और जासूस अधिकारी और मंत्री सबके ऊपर राजा होता था, जो अपने परिवार, राज्य परिवार और विशिष्ट मंत्री जो थे उनकी मदद से, उनकी सहायता से, मतलब वही सहायता क्या, आप जैसे कोई भी राय मशवरा लेना, ये सब कार्य उनसे करता था। इस तरह राजा इन सब पे नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। देखिए मौर्य साम्राज्य जो था उसके भीतर छोटे छोटे क्षेत्र और प्रांत दोनों थे, समझे, तभी ना इतना बड़ा राज्य बना था। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। अब जो छोटे छोटे साम्राज्य क्षेत्र थे, प्रांत थे, उन पर तक्षशिला या उज्जैन से प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। यहाँ पे जो प्रांतीय राजधानी क्या है? तक्षशिला और उज्जैन, इन्हीं से इन सब पर शासन किया जाता था। और अक्सर राजकुमार को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। अब जो राजकुमार थे उन्हें वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाता था, इसलिए कि वो वहाँ के नियमों परंपराओं पर निगाह रख सके। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराएं नियमों को ही माना जाता था। अब देखिए, अब राजकुमार खाली नियम कानून पे सही से ढंग से चल रहा है कि नहीं ये देखता था, पर वहाँ पे नियम कानून परंपरा जो है वो पहले से ही जो बनी थी वही चलती आ रही थी। प्रादेशिक केंद्रों के विस्तृत क्षेत्र, जो प्रादेशिक केंद्र हैं जो प्रदेश में जो केंद्र हैं उनके बीच में जो विस्तृत क्षेत्र था, अब उनके पर भी निगरानी रखनी होती थी। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता था। अब तो जो मार्ग नदी है इनके बीच में, उस पे ही मौर्य शासक नियंत्रण रखना चाहता था, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये जो नदियों मार्गों पर नियंत्रण रखना चाहता था, किस लिए रखना चाहता था? क्योंकि यह आने जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर भेंट रुपये इकट्ठा के रूप में मिलते थे, इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता था। अब देखिए जो नदी जंगल थे तो वहाँ से भी जो इन्हें संसाधन मिलता था, गिफ्ट मिलता था, उपहार भेंट, वे सब ये इकट्ठा करके अपने साथ ले जाते थे, ठीक है। उन्हें भी ये इकट्ठा कर लेते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन के नज़ारे के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब देखिए ये अर्थशास्त्र जो किताब थी कौटिल्य की,
उसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर पश्चिम में देखिए कंबल, उत्तर भारत जो था इसमें कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत जो था वो सोने की खान और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो वाजिब सी बात है, यहाँ पे ये सब नज़ारे और संसाधन के रूप में से ये लोग इकट्ठा कर लेते होंगे। नजराना। अब नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित रूप से इकट्ठा किए जाते हैं उन्हें नजराना, और अनियमित रूप से जब भी इकट्ठा होते हैं किया जाता है। देखिए, जो कर होता है वो नियमित रूप से इकट्ठा होता है, मतलब एक रूल के तहत, और जो बिना रूल के, बिना किसी भी रूप में जब इकट्ठा किया जाता है तो उसे नजराना कहते हैं। एक तरह का घूस देना। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय प्राप्त किए जाते थे, लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इन्हें देते थे। अब देखिए, जो लोग थे इन्हें स्वेच्छा से अपने मन से ऐसे नजराने देते रहते थे, ठीक है, जो विविध पदार्थों के रूप में भी देते थे। मतलब कोई चीज़, पैसा ज़रूरी नहीं है, जो उनके पास सामान हो वो भी उसे दे देते थे ये लोग। तो वो नजराने के रूप में इन्हें दिया करते थे, अपने स्वेच्छा से, अपने मन से, इनके मांगने पे नहीं। इन्हें ही नजराना कहा जाता था, जिसे आजकल घूस कहा जाता है। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ भी लिखा उसका विवरण दिया। अब देखिए, राजधानी में जो सम्राट थे हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था, ठीक है। वो जो पश्चिम एशिया से यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस आए थे, वो निकेटस का राजदूत था, ठीक है। सेल्यूकस जो था उसका राजदूत था मेगास्थनीज। तो उसकी भी किताब में उसका जो विवरण आपने देखा, उसके विवरण में भी मौर्य साम्राज्य की पूरी झलक दिखाई देती है। तो अब हम इसके बारे में कुछ विवरण यहाँ दिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ हम उसके विवरण के अंश देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम जो वो विवरण दिया है मेगास्थनीज, उसके कुछ भाग हम यहाँ देख रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उन्हें अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। देखिए, अब क्या बता रहा है। देखिए, जो राजा है वो जब भी अपनी जनता के सामने जाता था, जनता से मिलने जाता था, तो वहाँ उस अवसर पर वहाँ शोभा यात्रा निकाली जाती थी, ठीक है। मतलब जश्न जैसा माहौल रहता था। राजा को सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक जो थे, यानी जो राजा के अंगरक्षक, मतलब यही जो सेना वाले होते थे जो उनकी रक्षा करते थे, वे सोने चांदी से अलंकृत, मतलब सोना चांदी पहनी हुई हाथी जो है उस पे सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक जो थे पेड़ को लेके चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर की ओर चक्कर लगाता रहता। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इन बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना कर दे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खा के चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। अब देखिए, इसमें जो मेगास्थनीज है उनका कहना है कि राजा हमेशा डरे हुए होते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे, इसलिए वो उनके ऊपर पेड़ों का झुंड, जो पेड़ थे
उसमें प्रशिक्षित तोते का झुंड होता था जो सम्राट के सर के ऊपर घूमता था। और ये जो राजा था अपने उसकी हत्या न हो जाए इसके लिए वो हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। हथियार लेके महिलाएं भी उनके आसपास रहती थीं। देखिए, वो इसी बात से डरा था उनकी हत्या ना हो जाए। और वो खाना खाने से पहले जो उनको खाना भेंट में मिलता था, वे उसे खाने से पहले उन महिलाओं अपने एक खास नौकर को रखा था जो उस खाने को चख लेता था पहले ही, कहीं उसमें जहर तो नहीं मिला है। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोता था और वो 2 रात एक कमरे में नहीं सोता था कि कहीं उसकी हत्या ना हो जाए। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में अब देखिए, जो पाटलिपुत्र है जो अब इस समय यहाँ पटना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। जो पाटलिपुत्र थी वो बहुत खूबसूरत और विशाल नगर था। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 750 बुर्ग और 64 द्वार हैं। अब देखिए, जो ये विशाल प्राचीर से जिससे घिरा हुआ है इसमें 570 बुर्ग हैं और 64 द्वार हैं, यानी दीवारें हैं इतनी और दरवाजे इतने हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। अब जो यहाँ की प्राचीर है विशाल, वो उसमें 570 जगह से बुर्ज बने हुए हैं और 64 दरवाजे बने हुए हैं। और ये 2 या 3 मंजिल के होते थे। ठीक है, लकड़ी ईंट के यहाँ घर भी बने हुए हैं। ठीक है, राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। अब जो राजा का वहाँ का महल है पाटलिपुत्र का, वो भी लकड़ी और से बना हुआ है और उस पर पत्थर की नक्काशी की गई है। यह चारों ओर तरफ से उद्यान और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब चारों तरफ से यहाँ पे मैदान है, बगीचे हैं महल के, और उसी में चिड़िया अपना बसेरा बसाई हुई चिड़िया वहाँ रहती हैं। राजा द्वारा खाना खाने से के पहले उस खास नौकर को क्यों चखाते थे। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा है, राजा खाना खाने के पहले उनका अपने खास नौकर को क्यों चखाते थे? क्योंकि कहीं उस खाने में कोई विष तो नहीं मिला है या कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं है। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? अब देखिए, पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से अनेकों भिन्न था। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें से यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। अब देखिए, जो लास्ट में आपका एरिया आता है पाटलिपुत्र का, वहाँ पे जंगल होते थे, तो वे जंगल में वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। मतलब उन पे कोई नियम कानून ज़्यादा नहीं था। और उनसे सिर्फ इतनी उम्मीद की जाती थी, वे मौर्य के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें वे हाथी, लकड़ी, मधु और मोम, देखिए ये सब चीज़ें जो जंगल के इलाके थे उनसे मौर्य पदाधिकारियों को चाहिए होते थे। अशोक एक अनूठा सम्राट। अब जो अशोक था वो अनूठा सम्राट किस तरह था, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध शासक थे। अशोक जो थे मौर्य वंश के बहुत ही प्रतापी और प्रसिद्ध राजा थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक और देवनागरी लिपि में है। अब जो अशोक था वो अपना संदेश, इतना बड़ा उसका साम्राज्य था, वो अपना संदेश अभिलेखों द्वारा पे गुदवा कर शहर के बीचों बीच लगवा देता था, जिससे वहाँ की जनता को अशोक के संदेश मिल जाते थे। और इसी ने सबसे ज़्यादा अभिलेख बनवाए। और इसके अभिलेख जो थे वो प्राकृतिक और देवनागरी लिपि में लिखे गए थे, जिन्हें आज तक
आज भी बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं जा सका। अब ये अपने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाता था और बहुत से अभिलेखों में इसकी विजय गाथा भी लिखी हुई है। मतलब कोई युद्ध करके आते थे ये लोग, राजा लोग, तो उस पे अभिलेख लिख देते थे कि मैं यहाँ से यहाँ तक मेरा साम्राज्य है, मैं विजयी हुआ युद्ध में। ठीक है, ऐसे लोग थे, ये महान सम्राट थे, इन्होंने अनेकों विजय की थी। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी थे, परंतु युद्ध के दौरान बहुत ही जनसंहार होता था, उससे भी बहुत परेशानियां आती थी। ऐसे ही एक बार कलिंग के युद्ध के समय हुआ था। कलिंग का युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अब आपका अशोक का जो अभिलेख है वो कलिंग के युद्ध का वर्णन करता है। ठीक है, तो अब ये कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था, इस पर भी एक कहानी है। ठीक है, आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ। अब जो कलिंग का था, कलिंग भी एक शक्तिशाली राज्य था और उससे अशोक ने युद्ध छेड़ दिया था। तो युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। उसके बाद जब युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था तो वहाँ कलिंग में सैनिकों की कमी पड़ गई। ठीक है, अशोक के पास बहुत सारे सैनिक थे और कलिंग में सैनिकों की कमी पड़ गई थी। तो वहाँ के जो साधारण लोग थे, यानी वहाँ की जो जनता थी, उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। वे युद्ध में भाग लेने लगे। अब वहाँ कलिंग में सिर्फ महिलाएं ही रह गई थीं और सभी पुरुष युद्ध में भाग लेने चले गए थे और वहाँ के राजा मंत्री सभी युद्ध में भाग लेने चले गए थे। आखिरी बहुत जंगसंहार हुआ, बहुत ज़्यादा जंगसंहार हुआ, करोड़ों लोग मारे गए। उसके बाद करोड़ों लोग मरे, उसके बाद भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। जब वहाँ के जो राजा थे कलिंग के, वे बंदी बना लिए गए, तब अशोक ने महल की तरफ कूच किया। ठीक है, महल की तरफ उन्होंने कूच कर दिया, महल की तरफ वे जाने लगे। तब क्या हुआ कि अब महल की तरफ वे जाने लगे, तब महल में सिर्फ राजकुमारी और उनके गुरु थे। राजा जो थे, उनके गुरु और राजकुमारी महल में थे। तो वे आपस में बात कर रहे थे। राजकुमारी उनसे जानना चाहती थी कि अशोक महल में प्रवेश कर चुका था, वे सिंहासन की ओर बढ़ रहा था और वहीं सिंहासन के पास खड़ी होकर राजकुमारी अपने गुरुदेव से पूछती हैं कि ये इतना जनसंहार क्यों हो रहा है। तो वो मंत्री भी थे, गुरु भी थे, तो वो बताते हैं, राजकुमारी से बोलते हैं, इस कुर्सी के लिए, क्या इतने लोगों को मौत के घाट एक कुर्सी के लिए उतारा जा रहा है। तो आप कृपया आप उनसे कह दें, अशोक सम्राट से कह दें कि वे ये कुर्सी ऐसे ही ले लें और हमारे लोगों को छोड़ दें, इतने लोगों को इस कुर्सी के लिए न मारें। यह सब बातें अशोक कक्ष के बाहर खड़ा होकर सुनता रहता है। तो यही सब बातें सुनता है और इन्हीं बातों से वे प्रभावित होता है। फिर वे जब बाहर आता है तो जब देखता है युद्ध के मैदान में कि इतने जनसंहार हुए, इतने लोग मरे, कि उससे उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है, यही सब बातें, उसी के बाद उसने युद्ध न करने का निर्णय ले लेता है और युद्ध को त्याग देता है। ठीक है, युद्ध नहीं करता और त्याग देता और बौद्ध धर्म को वो अपना लेता है। तो अब यही सब चीज़ों का वर्णन इस अभिलेख में वे करता है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, अशोक जो था उसने अपने एक अभिलेख में ये बात कही थी कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। अब जब अशोक राजा बना तो उसके 8 ही साल बाद उसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी। कलिंग जो था वहाँ कलिंग को जीत लिया था।
लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अब देखिए कलिंग में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था वो, और 1 लाख लोग को मारे गए थे। ठीक है, ज़्यादा ही मारे गए थे, पर वहाँ संख्या 1 लाख बताई गई। मुझे बहुत अपार दुख हुआ। क्यों? अब देखिए इतने लोग मारे गए, इससे इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और क्यों हुआ था? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रवण भी मारे जाते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है, जो अशोक हैं वो बोल रहे हैं कि जो स्वतंत्र देश था, अब जो स्वतंत्र देश इन्होंने जीता था, कोई भी स्वतंत्र देश जब ये जीतते थे, कोई भी युद्ध के दौरान राजा जीतता था तो उसमें लाखों लोग मारे भी जाते थे और बहुत सारे लोग बंदी भी बनाए जाते थे। ठीक है, उसमें ब्राह्मण और भ्रमण करने वाले भ्रमिक, इन लोग से कोई मतलब नहीं, सब मारे जाते थे उसमें। ठीक है, सभी जाति समूह के लोग मारे जाते थे। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते थे हैं तथा दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते या अपने लोकप्रिय को खो देते। अब देखिए जो लोग युद्ध में मारे जाते थे, हाँ, अब उनके भी तो सगे संबंधी होते थे, वो भी अपने प्रियजनों को खो देते थे, उनसे प्यार करते थे, उनके बारे में सोचते थे। ठीक है, अब जो मरते होंगे उनके भी सगे संबंधी होते होंगे। अब जो लोग मरते थे उनके सगे संबंधी होते थे। ठीक है, मित्र होते थे जो इन्हें बहुत प्यार करते थे, दासों और मित्रों के प्रति दयावान होते थे ये लोग। ठीक है, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते या प्रियजनों को खो देते। यानी हर समय वहाँ की जनता को दुख उठाना पड़ता था। वे लोग या तो दुख में या तो वे अपने को खो देते थे या वो लोग युद्ध में मारे जाते थे। ठीक है, सगे संबंधी अपने मित्र को, तो उससे ये लोग बहुत दुखी हो जाते थे। इसलिए मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने अब धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब देखिए इसीलिए मतलब इतने लोग मरते थे, इसीलिए इन्होंने धर्म का पालन करना शुरू कर दिया है और दूसरों को भी इसकी शिक्षा का निर्देश दिया है। ठीक है, दूसरों को भी धर्म का पालन करने के लिए ये कहेंगे। इन्हें बहुत पछतावा है कि इनकी वजह से इतने लोग मारे जाते थे। मैं जानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। अब देखिए इनको ये पता चल गया है कि धर्म के रास्ते से ये लोगों का दिल जीत सकते हैं, और बलपूर्वक जो जीतते थे उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से जीत सकते हैं। मतलब बलपूर्वक लोगों का दिल जीतने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रेम से भी जीता जा सकता है, और जो धर्म के माध्यम से ये लोगों का दिल जीत रहे थे उसमें ये और ज़्यादा अच्छे सफल होंगे। मैंने यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। अब ये देखिए, ये जो अभिलेख है 13वां शिलालेख ना, उसमें इन्होंने लिखा है कि मैं ये अभिलेख इसलिए लिखवा रहा हूँ कि भविष्य में ये संदेश सबको मिले और भविष्य में मेरे बेटे या पोते लोग भी युद्ध ना करें। इसीलिए मैं यह अभिलेख लिखवा रहा हूँ। इसके बदले उन्होंने यह सोचना चाहिए कि युद्ध को कैसे, धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। अब देखिए धर्म में क्या होता था, शिक्षा थी कि युद्ध ना करें, किसी जीव जंतु को हानि ना पहुँचाएं। इसलिए ये लोग युद्ध पे विराम लगा दिए थे और जानवरों की बलि पे भी रोक लग गई थी। तो इसीलिए इन लोग युद्ध ना करने की बजाय धर्म को बढ़ाने के लिए सोचने लगे थे। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचार में कैसे परिवर्तन हुआ। देखिए उस छोटी सी बच्ची की बातों से अशोक के विचारों में परिवर्तन आया था। उनको अफसोस हुआ कि उतनी छोटी सी बच्ची जो बात समझ गई, वो बात इतने बड़े बड़े महान प्रतापी राजा लोग नहीं समझ पाए थे। धर्म शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। अब देखिए धर्म का जो प्राकृतिक रूप है वही
अशोक का कलिंग युद्ध। अब ये जो अशोक थे, इन्होंने कलिंग को प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए युद्ध लड़ा था, ठीक है। और जो कलिंग था वह तटवर्ती इलाका था, तो वहाँ से व्यापार के लिए अच्छा साधन था और वो बहुत बड़ा शक्तिशाली था। तो एक शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति को हराने का इच्छुक तो होगा ही, इसीलिए अशोक ने कलिंग को जीतकर पूरे भारतवर्ष को एक सुर में पिरोने की कोशिश कर रहे थे। तो जो कलिंग था, इसी युद्ध में इतना जनसंहार हुआ, खून खराबा हुआ कि इनका मन बहुत दुखी हो गया था। अशोक का कलिंग युद्ध, देखिए कलिंग युद्ध इसीलिए हुआ था, मैंने बताया। अब इसके बारे में और हम अंदर पढ़ेंगे। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। देखिए ये कलिंग है, ये जो उड़ीसा का तटवर्ती इलाका है, इस समय प्रेजेंट का जो उड़ीसा है वही उस समय का कलिंग था, ठीक है। मानचित्र 5 और पेज नंबर 76 में देखो। अब देखिए मानचित्र जो है यानी मैप, 5वां मैप और पेज नंबर 76 पे आप देख सकते हैं कलिंग कहाँ पे है, ठीक है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था। अब जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने कलिंग को जीतने के लिए ही ना तो युद्ध लड़ा था, ठीक है। वो कलिंग को जीतना चाहता था, अपने साम्राज्य में मिलाकर पूरे भारतवर्ष को एक सुर में करना चाहता था। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृषा हो गई। वितृषा यानी दुख, घृणा, ठीक है। तो मतलब इतनी ज़्यादा खून खराबा और युद्ध में जो हिंसा होती है उसे देखकर, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 1 लाख लोग बंदी बनाए गए थे उस समय के। तो जब कलिंग युद्ध जीतने के बाद जब राजा वहाँ जब वो खड़ा, अशोक जो थे वो खड़े होते, तो वो क्या देखते हैं कि चारों तरफ उनके लाश ही लाश पड़ी थी, ठीक है। और उन लाशों पे उनके परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे। किसी का मित्र, किसी के परिवार का सदस्य, किसी का रिश्तेदार, ठीक है। और तो इसीलिए युद्ध का खून खराबा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ था, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अब देखिए उसी दिन से जो अशोक थे, सम्राट अशोक थे, उन्होंने यह निर्णय ले लिया, ये ठान लिया कि वो कभी भी दोबारा युद्ध नहीं करेंगे। कितनी भी भारी विपदा आ जाए, फिर भी वे युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या है? अब जो अशोक है उसका धर्म क्या है? धर्म क्या है? अशोक का धर्म मतलब धर्म, ठीक है। अशोक जो थे वे धर्म को मानने लगे थे। वो धर्म क्या है तो हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि उनकी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। यानी देखिए आपका ये क्या बोल रहा है, जो अशोक थे वे बुद्ध के विचारों से प्रेरित हुए थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया होगा, समझे। अशोक जो थे वो किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, किसी भी कर्म कांड की आवश्यकता उन्हें नहीं थी, ठीक है। उनको लगता था, अशोक का ये मानना था कि जैसे कोई एक पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा देता है, अच्छा व्यवहार सिखाता है, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को ये निर्देश दें, अच्छा व्यवहार करना सिखाएं, ठीक है। जैसे पिता के लिए उनकी संतानें होती हैं, वैसे ही राजा के लिए उनकी प्रजाएं होती है। तो इसीलिए उन्हें अपने प्रजा को अच्छी कर्तव्य और अच्छी शिक्षा देने का प्रजा को अपने निर्देश देते हैं। वे बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हो जाते हैं। अब देखिए वे जो युद्ध के बाद वे जो शांति की तलाश में बुद्ध के पास जाते हैं, तो वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हो जाते हैं, तो वे बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं।
इसीलिए जगह जगह पे इनके अभिलेख, स्तंभ, धम्म, अशोक का धम्म, ठीक है, और आपकी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मुद्रा लेख, स्तूप, सांची का स्तूप, भरहुत, ये सब स्तूप जो हैं ये सभी तो बुद्ध काल के हैं और इनमें अशोक के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, इनसे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। अब देखिए, अब जो अशोक थे उनके सामने कई समस्याएं थीं जिसको वह संवेदना मतलब शांति से और अच्छे विचारों से सुलझा लेते थे, संवेदनशील होके, ठीक है। उनके साम्राज्य में जो सम्राट अशोक का साम्राज्य था उसमें अलग अलग धर्म मानने वाले लोग थे। तो अब अलग अलग धर्म मानते थे तो उनके विचार कहीं ना कहीं आकर टकरा जाते थे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे तनाव स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अब देखिए टकराव क्यों होता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा वे परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अब देखिए जानवरों की बलि पे रोक था तो बलि चढ़ाई जाती थी तो टकराव होता था। दासों और नौकरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे लोग तो उसके लिए भी टकराव होने लगा था। अब जो पड़ोसी और परिवार वाले थे उनके बीच में भी हमेशा झगड़े होते रहते थे, ठीक है। इसीलिए अब अशोक को यह महसूस हुआ कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। अब देखिए जो ये समस्याएं उनके साम्राज्य में थी उनका निदान करना अशोक का ही कर्तव्य था। अशोक को यह महसूस हुआ कि इन सब चीज़ों का निदान अशोक को ही करना चाहिए। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। अब देखिए इसीलिए जो अशोक थे इन सब का निदान के लिए, इन सब समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के मतलब धर्म को मनवाने वाला उनके नाम के अधिकारी की नियुक्ति कर दिए थे। वो जो जगह जगह जाता था और धर्म की शिक्षा दे देता था, मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये सब झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सबको एक समान समझना चाहिए, जानवरों की बलि नहीं देनी चाहिए, किसी भी जीव जंतु को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी मनुष्य को परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा उपदेश वो दे देता था। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए थे, ठीक है। तो अब इसके अतिरिक्त जो अशोक ने अपने संदेशों को फैलाने के लिए क्या किया, वो जनता तक डायरेक्ट तो जा नहीं सकते थे तो और कितने आदमियों को वो भेजते संदेश के लिए, इसलिए उन्होंने संदेश को शिलालेख पे और स्तंभों पे खुदवा कर अलग अलग जगहों पे लगवा दिया था, जिससे वहाँ की जनता, आम व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ सकता था। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते। अब जो अधिकारी थे उन्हें भी यह निर्देश दिया गया, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे लोग, उनको उस धर्म पे, उस स्तंभ पे, वो शिलालेख पे क्या लिखा है वे उनको पढ़ के सुनाएं और राजा का संदेश उनको समझाएं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। अब देखिए अशोक ने कहाँ कहाँ भेजा दूत, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका, इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए इतनी जगहों पे अपने दूत भेजे थे। अब देखिए उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर इन मूर्ति को देखिए। अब देखिए उतने जगह लोगों को भेजने के, धर्म के प्रचार की उतनी जगह भेजने के बाद भी यह यहाँ पे भी कार्य कर ही रहे थे। तो देखिए ये जो पॉलिशदार पत्थर की मूर्ति आप देख रहे हैं, इसको देखिए,
यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। ये देखिए, ये वही स्तंभ का हिस्सा है जिसपे अशोक लेख गुदवाता था। ठीक है, ये बिहार के रामपुरवा में मिला है। ठीक है, ये मौर्यकालीन स्तंभ है। देखिए जानवर का बना हुआ, इस पर तिरछी कलाकृति भी की हुई है। अभी इसे राष्ट्र भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति का एक नमूना है। अब देखिए, इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इस समय आपका प्रेजेंट में ये भारत के राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। यह उस समय की मूर्ति कला का एकदम खास नमूना है। ठीक है, ये देखिए, यही है। पेज नंबर 84, पृष्ठ संख्या 84-85 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कीजिए। यानी आप पृष्ठ नंबर 85 और 86 पे, 84 और 85 पे आप देखिए कि मैप 6 जो दिया है उनमें ये सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, इनको आप पहचानने की कोशिश कीजिए। इन्होंने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अब जो अशोक थे, इन्होंने सड़कें बहुत बनवाई थी, कुएं खुदवाए थे जगह जगह पानी के लिए, विश्राम गृह आराम के लिए, मतलब यात्रा करके आते थे लोग तो रोड पे विश्राम गृह बनवाया था, जगह जगह पेड़ पौधे लगवाए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने मनुष्य और जानवर दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी की थी। यानी डॉक्टर की भी व्यवस्था, चिकित्सक की भी व्यवस्था की थी। ठीक है, ये लोग अशोक बहुत ही निष्ठावान साम्राज्य था। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। अब जो अशोक थे उन्होंने अपनी प्रजा के लिए संदेश दिए थे। ठीक है, जो अशोक थे उन्होंने अपनी प्रजा के लिए संदेश दिए थे। लोग विभिन्न अवसर पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चे का विवाह होता था, बच्चों के जन्म पर, जब यात्रा शुरू करते थे, तब वे अलग अलग तरह के अनुष्ठान करते थे। देखिए, जो वहाँ की जनता थी, लोग थे उस समय के, वो लोग अलग अलग अवसर पर अनुष्ठान करते थे, यानी पूजा पाठ करते थे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे जब वो बीमार होते थे तो मुक्ति के लिए अनुष्ठान करते होंगे। अपने बच्चों के विवाह के समय भी पूजा पाठ कराते होंगे। बच्चों के जन्म पे कराया जाता है पूजा पाठ। और जब वो यात्रा शुरू करते हैं तब यात्रा करके आते थे तब। तो इस तरह वो अलग अलग तरह के अनुष्ठान किया करते थे। ठीक है, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। अशोक ने कहा कि ये जो आप लोग कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? अब देखिए, ये जो लोग हैं इन्हें अशोक ने कहा ये सब जो पूजा पाठ कर्मकांड है ये कोई फलदायी नहीं होता। इसके बदले आप लोग दूसरी रीतियों को भी माने तो अच्छा होगा, वो ज़्यादा आपको फलदायी होगा, अच्छा होगा। तो अब ये जो अन्य रीतियाँ वो क्या हैं ये हम जानेंगे। ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमिकों को दान देना। देखिए, अब देखिए इनकी जो दूसरी रीति जो कह रहे हैं वो ये है कि दास नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। जो उनको एकदम हीन दृष्टि से देखा जाता था, नहीं, उन्हें भी अपने परिवार के सदस्य की तरह उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने परिवार वालों को भी इज्जत सम्मान देना चाहिए, और जो सभी जीव हैं उन पर दया करनी चाहिए। ब्राह्मण और श्रमिकों को दान देना चाहिए। ठीक है, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना। ये जो थे इन्होंने अपने धर्म की प्रशंसा की या दूसरे के धर्मों की निंदा करना, दोनों कार्य इन्होंने किया। अब देखिए, हर किसी को अपने दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। अब जो अशोक है उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये दोनों बातें ही गलत हैं। ठीक है, हम हर किसी को दूसरे धर्म अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए।
ठीक है, अपने धर्म को सर्वोपरि नहीं मानना चाहिए, दूसरे के धर्म को भी सम्मान देना चाहिए, ऐसा कहना था अशोक का। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इनका ये कहना था अशोक का कि यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई कर रहा है, मतलब अपने धर्म की खूब तारीफ़ कर रहा है और दूसरे के धर्म की खूब बुराई कर रहा है, ठीक है, तो वास्तव में सच्चाई यही है कि जो धर्म है उसको वो आदमी अपने धर्म की वास्तव में बहुत उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि दूसरे के धर्म की बुराई करके किसी का फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म को प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। देखिए, इसीलिए जो हर कोई है उसे अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म में भी विश्वास को समझने की कोशिश करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। इसलिए कि देखिए, जैसे आपको आपका धर्म प्रिय है वैसे ही दूसरों को भी तो उनका धर्म प्रिय होगा। जैसे आप उनका इज्जत अपने धर्म का इज्जत सम्मान करते हैं वैसे दूसरे भी तो अपने धर्म का इज्जत सम्मान करते होंगे। इसीलिए आपको इस बात को समझना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, अब देखिए इन्हीं बातों पर यहाँ लिखा है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने ये कहा है कि उनके धर्मादेश यानी भारत जो है आज भी उनसे एक ऐसी भाषा में बात करता है जिसको वो समझ सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। मतलब आप कुछ भी सीख भी सकते हैं उन भाषाओं से। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के इन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। मतलब देखिए, अशोक जो थे उन्होंने अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाया और उनको फैलाने के लिए उन बातों को भी बताया जो आज भी प्रासंगिक हैं, ठीक है। आज भी उनकी प्रशंसा की जाती है, उनकी बातें की जाती हैं, उन बातों को आपको बताना है। अशोक के जो संदेश हैं उसका कौन सा हिस्सा आज भी फेमस है उसे भी आपको बताना है। अब जैसे अशोक का ये देखिए कि मतलब आज भी देखिए एक तरीके से देखिए कि सभी धर्मों को समानता मिलनी चाहिए, सभी धर्मों को इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए हमारे समाज में। देखिए, ये बातें तो आज भी प्रासंगिक हैं, ठीक है। अभी आप जो देख रहे हैं ये देखिए, ये लिपि में ब्राह्मी लिपि, ये जो प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि है, ये इसी में अशोक ने सारे अभिलेख लिखवाए हैं। बाद में जो वो हिंदी में देवनागरी लिपि हो गया और फिर बंगला, मलयालम देखिए और तमिल, ये ब्राह्मी लिपि से ही निकले हैं ये सब शब्द, ठीक है। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियों के पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। अब देखिए, मतलब इनका कहना है कि जो आरंभिक ब्राह्मी लिपि है उन्हीं से सारी भाषाएं निकली हुई हैं, उन्हीं से सब लिपियां सैकड़ों वर्षों पहले ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं। यहाँ पर अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। अब देखिए, ये जो अ अक्षर है इसी को अलग अलग भाषा में लिखा गया है। देखिए, ब्राह्मी लिपि में इस तरह लिखा जाता है, जो ब्राह्मी लिपि उसमें इस तरह लिखा जाता है, देवनागरी में इस तरह, बंगला में इस तरह, मलयालम में इस तरह और तमिल में इस तरह लिखा जाता है। ये अ है आपका पहला अक्षर। प्राचीन समय में जितने भी आपको अभिलेख मिलेंगे सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, ठीक है। सभी में आपके ब्राह्मी लिपि का ही उपयोग किया गया है। तो ब्राह्मी लिपि इसीलिए उस समय, मतलब उस समय की जो भाषा थी वो ब्राह्मी लिपि ही थी। अब ब्राह्मी लिपि से ही ये देवनागरी यानी हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो जो ब्राह्मी लिपि है उसे आज भी उसके बहुतायत अक्षर को आज भी पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि अभी कोई पूरी तरह से ब्राह्मी लिपि को समझ
नहीं पाया, इसलिए उसके बारे में कोई पूरा अच्छा उदाहरण नहीं दे पाया। अन्यंत्र, देखिए अन्यंत्र मतलब अलग से। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। अब जो मौर्य वंश था उसके उदय होने के थोड़ा पहले थोड़ा मतलब 2400 वर्ष पहले, समझे, थोड़ा पहले यानी 2400 वर्ष पहले बताया गया है। चीन में जो चीन की दीवार है उसका निर्माण चीन के शासक सम्राट ने किया था, शुरू कर दिया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों की से रक्षा करना था। अब देखिए इसे चीन की दीवार बनाने का इन लोग का उद्देश्य क्या था कि उत्तरी सीमा के जो पशुपालक थे लोगों से इनकी रक्षा करना था। पशुपालक की रक्षा करने के लिए चीन की दीवार उस समय के सम्राट ने बनवाई थी। अगले 200 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। अब देखिए ये दीवार का कार्य जो था 2000 साल तक चला। क्यों? क्योंकि उनकी सीमा जो थी मतलब कभी कभी वो युद्ध हारते थे तो उनका साम्राज्य कम हो जाता था, फिर जीतते थे तो और बढ़ जाता था, तो उनकी सीमा घटती बढ़ती रहती थी। इस कारण यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। अब देखिए ये जो दीवार है चीन की ये 6400 किलोमीटर लंबी है। सोच लीजिए कितनी लंबी होगी, और ईंटा और पत्थर से ही बनी हुई है ये दीवार। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी, आप देखिए फोटो में आप देख सकते हैं इसकी जो ऊपरी सतह है वो सड़क की तरह लगेगी आपको देखने में, क्योंकि उसी तरह वो चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हज़ारों लोगों का काम करना पड़ा था। अब जो ये दीवार है, अब देखिए 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है तो इसको बनाने के लिए भी 1000 लोग की ज़रूरत पड़ी होगी। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज बनाए गए थे। अब देखिए ये जो दीवार थी इस पर 100 से 200 मीटर की दूरी पर ये देखिए इस तरह के बुर्ज बनाए हुए थे। आप जो देख रहे हैं ना फोटो में, ये इस तरह का बुर्ज, किले जैसा, द्वार जैसा बुर्ज बनाया जाता था। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैयों से कैसे भिन्न था। अब देखिए जो पड़ोसी देश थे उनके प्रति अशोक का जो व्यवहार था वो चीनी सम्राटों के व्यवहार से कैसे भिन्न था, यही आपको बताना है। अशोक जो थे वे महान सम्राट होने के साथ साथ महान व्यक्ति भी थे। उनको देवता का प्रिय भी कहा गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका हर जगह पूछता है कि देवता का प्रिय किसे कहा गया, तो सम्राट अशोक को कहा गया। एक बार और आप, ये धम्म मतलब धर्म है, धम्म का प्राकृतिक शब्द क्या है, धर्म है, ठीक है। तो जहाँ आपका धम्म पूछेगा यानी अशोक के धर्म के ऊपर वो बात कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पर समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।